नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, इस लॉकडाउन में जो सरकार के द्वारा किया गया है, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। आप लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पा रही है। सेंट थॉमस स्कूल के प्रधानाचार्य ने आप लोगों की पढ़ाई के लिए समुचित व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से किया है। आप लोग उस ऑनलाइन के माध्यम से जो समुचित व्यवस्था है उसका लाभ उठावें। मैं हिंदी का अध्यापक एपी पांडे आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा एवं व्याकरण नामक पाठ का विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। देखिए, अब हम आप लोगों को भाषा के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। भाषा क्या है, भाषा का प्रादुर्भाव, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। भाषा भाष शब्द है जो संस्कृत शब्द का है। भाष धातु है। भाष माने होता है बोलना। भाष मीन्स बोलना, कहना। ये जो है क्या है, भाषा है। अब भाषा के बारे में देखिए, इस संसार में अनेकों लोग हैं। इस पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु प्राणी है। चिड़िया है, ये जो है पशु है। चिड़िया का भाषा चहचहाना है। पशु का कुत्ता बिल्ली जितने हैं उनका रेंगना, हिनहिनाना आदि भाषा है। सभी लोग अपनी अपनी भाषा का अपने कुल खानदान के साथ करते हैं। जहां उनका जो है पूरा जूथ का जूथ रहता है, वहां पर ये लोग अपने अपने भाषा का प्रयोग करते हैं। सबकी भाषा को हर कोई नहीं समझ पाता है। हर एक अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है। यह नहीं है कि चिड़िया की भाषा को हम समझ लें, हमारी भाषा को चिड़िया समझ ले, कुत्ते की भाषा को हम समझ लें, लेकिन उसको क्या सिखाया जाता है। तो अब देखिए, भाषा क्या है। भाषा भाष शब्द से मिलकर के बना है। भाष का मतलब होता है बोलना। अब हम क्या बोलते हैं, जैसे दो आदमी हैं, चार आदमी हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, हम क्या करें, हम कुछ करें, अगला हमारी बात को सुन रहा है। वो सुनने के बाद उसका जो उत्तर दे रहा है। अर्थात हमारे मन के अंदर उसके प्रति क्या भाव या विचार है और उसका हमारे प्रति क्या भाव या विचार है, इन दोनों का आदान प्रदान ही क्या है, भाषा है। इसका हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मन की भावों या विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि मन के भावों या विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। फिर देखिए, अब भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। आप कहेंगे मौखिक और लिखित क्या है। मौखिक मौखिक माने मुंह से बोलना। मुंह से हम किसी को कुछ बोल देते हैं। जैसे दो आदमी हैं, आपस में बाता कहानी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कहीं मैं दूसरे जगह गया तो कह दिया मैंने तुमको कुछ नहीं कहा, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अर्थात जो भाषा का, मौखिक भाषा का जो अस्थायित्व है, वो जो उसका जो रूप है वह अस्थायी होता है। वह अस्थायी कदापि नहीं होता है। उसमें आदमी झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि उसका कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो अर्थात मन के भाव या विचार को बोल करके प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे अभी देखिए, कहानी, घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते हैं, उसके बाद उससे कहानी सुनते हैं। वो कहीं कुछ लिखा नहीं रहता है, वो मौखिक सुनते हैं, उनके मुंह से सुनते हैं और कहानी उनको याद हो जाता है। उसके बाद में कविता,
चुटकुले सब लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन वो क्या है, वह उसका कोई अस्थायी रूप नहीं है, वह कहीं लिखा हुआ नहीं है। लोग उसको कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। लिखित भाषा को सुनिए। मन के भाव या विचार को जो हम लिख करके आपस में एक दूसरे को प्रदान करते हैं, देते लेते हैं, लेकिन यह जो रूप होता है, यह इसका रूप जो है क्या, अस्थायी होता है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहती है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ऐसा नहीं किया, हमने ये चीज नहीं कहा है, चूंकि उसका लिखित प्रमाण होता है। जैसे यहां पर क्या है, पत्र लेखन, साहित्य। जैसे आपको दे दिया गया, आप पत्र लिखिए, आपको दे दिया गया प्रस्ताव लेखन लिखिए, आपको दे दिया गया लोकोक्ति लिखिए। तो इस प्रकार से क्या है, हमने लिख करके ब्लैक बोर्ड पर दे दिया कि आप लोगों को कल जो है पत्र लेखन करना है, पत्र लेखन लिखना है, कल आप लोगों को प्रस्ताव लेखन लिखना है, या मुहावरा लिखना है, लोकोक्ति लिखना है। इसका प्रमाण क्या हो गया, यह लिखित प्रमाण है। अब इसके बाद देखिए, अब नंबर आता है बोली। बोली क्या है, इसका जो क्षेत्र होता है यह सीमित होता है। इसका बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र नहीं होता है। ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के दूरी में जो है बोली क्या होता है, बदल जाती है। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बोली जो है सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। और जो उपभाषा होता है, ये जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ये बड़े रूप में जो है जहां विस्तृत रूप ले लेते हैं, वो क्या होता है, उपभाषा होता है। अब बोली जैसे क्या है, बोली में क्या होता है, जैसे आपका ब्रज है, अवधी है, उसके बाद में भोजपुरी है, ये क्या आप बोलते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होता, इसको सरकार द्वारा कोई मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है। और जैसे उपभाषा है, उपभाषा में जैसे मान हिंदी ले लिया, तो हिंदी जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये सब क्या है, आपके उपभाषा है। जैसे आप नेपाल में जाते हैं, वहां पर भी हिंदी बोलते हैं, पश्चिम में जाते हैं वहां भी हिंदी बोलते हैं, पूरब में जाते हैं वहां पर हिंदी बोलते हैं, लेकिन बोलने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। अब फिर आप आइए राजभाषा और भारतीय भाषा। राजभाषा क्या है, वह भाषा जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वह क्या होता है, राजभाषा है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में होता है। जैसे हिंदी है, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी का प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है। और जो भारतीय भाषाएं हैं वो 22 भाषा है। जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, इस प्रकार से 22 भाषाएं हैं। आप इसको जो है, आप इसको बाद में चलकर इसको बृहद रूप में आपको बताएंगे। फिर आप लोग आइए लिपि। लिपि क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई बंगला का है, बंगाल का है, कोई कहीं का है, कोई फ्रांस का है, कोई जर्मन का है, कोई जो है अरब का है, तो सबका अलग अलग क्या होता है, लिपि होती है। लोग अपने अपने तरीके से उसको व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका लिपि एक ही होगा। अब जैसे हिंदी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अब उसको आप पढ़ते हैं, क ख ग घ ङ अ आ इ ई, स्वर और व्यंजन आप पढ़ते हैं। और ये जो है ये केवल हिंदी का है। अब जैसे बंगला है, बंगला का अपना अलग है। उसके बाद में अरबी है, फारसी है, रोमन है, अंग्रेजी का रोमन है, रोमन उसका लिपि। लोग अपने अपने लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि का प्रयोग करने के बाद में लोग भाषा को समझ लेते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं
कि भाषा के लिखने के पद्धति को, भाषा के लिखने के व्यवस्थित तरीके को क्या होता है, लिपि होती है। अब जब तक हमको लिपि के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, जैसे आप 1 2 3 1 2 3 4, अब जैसे मान लीजिए हम कुछ उर्दू में कुछ लिखा जाता है, हिंदी में कुछ लिखा जाता है, अंग्रेजी में कुछ लिखा जाता है, तो ये क्या है, एक लिपि है। फिर उसके बाद देखिए लिखने पर व्याकरण आता है। व्याकरण, व्यय आकरण, व्यय में सीधा खर्च करना, आकरण आकलन के हिसाब से। अब जहां हम जाएंगे कैसे हम आकलन करेंगे, तमाम भाषा है, तमाम बोली है, तमाम चीजें हैं, तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे, कैसे आकलन कर पाएंगे। तमाम विद्या दी गई है, संसार में मां सरस्वती है, विद्या के देने वाली है, लेकिन जो भाषा होता है वो अलग अलग होता है। तो अब इसके बाद में आप कह सकते हैं कि जिस विद्या से किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना आदि आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात भाषा के बारे में पूरी जानकारी, लिखने की पूरी जानकारी प्राप्त करना क्या है, व्याकरण है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिस विद्या से किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना आदि आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आज हम आप लोगों को भाषा एवं व्याकरण का जो पहला चैप्टर था उसको हमने पढ़ा दिया, और अब आप लोग इसको जो है सुनिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। अगले यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगले दिन जो है जो अगला चैप्टर होगा वह समझाया जाएगा और उसको आप लोग सुनेंगे। धन्यवाद।